एक हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया है मेंटेनेंस के ऊपर, जिसमें कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर जो वाइफ है, अगर वाइफ जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है इनकम में, और तो उनको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। उसी केस के ऑर्डर को मैं लेके आया हूँ, उसको आज देखते हैं उसमें कि उसके सारे, क्योंकि जो ऑर्डर शीट है वो 37 पेज का है, तो सारे उसके ऑर्डर को हम देख नहीं पाएंगे। 37 पेज थोड़ा जो उसका क्रक्स है, मेन पॉइंट्स है, उसको हम लेके आए हैं। तो जो वाइफ है वो और हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स ग्रांट होता है डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि उसमें क्यूरल्टी के आधार पे उन लोगों का सेपरेशन होता है। देन आफ्टर जो है वो क्लेम करती है, जो वाइफ रहती है, कि सेक्शन 25 के अंदर में परमानेंट एलिमनी दिया जाए। हालांकि जो वाइफ रहती है वो इंडियन रेलवे में ग्रुप ए ऑफिसर रहती है, तो जिस कारण सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो कोर्ट है वो ये कहता है कि अगर आप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, और इसमें जो हस्बैंड होता है वो एक एडवोकेट होते हैं, तो इस कारण जो है सेल्फ सफिशिएंट है, कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है सेक्शन 25 के अंदर में कि आपको जो है परमानेंट एलिमोनी ग्रांट किया जाए। तो इसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि किस किस आधार पे, किस किस बेस पे हम सेक्शन 25 के अंदर इंटाइटल है इस बेनिफिट को लेने के लिए, किस ग्राउंड में हम फॉल करेंगे तो हमें सेक्शन 25 का जो है बेनिफिट मिलेगा। वो सारी चीज़ों को इस केस से हम देखेंगे। पॉइंट 80 पढ़ते हैं इस जजमेंट का। In the context, it's become pertinent to adhere to the principle underlying Section 25 of the Hindu Marriage Act, which vests the court with discretion to award permanent alimony and maintenance। तो जो सेक्शन 25 बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डायरेक्टली ये कहता है कि ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि वो परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट करे या ना करे, हैविंग रिगार्ड टू द इनकम। और वो इस चीज को देखे ये ग्रांट करते समय कि इनकम को देखे, अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉपर्टी एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टी, एज वेल एज अदर रिलेवेंट सर्कमस्टांसेस। हर केस का अलग फैक्ट्स होते हैं, हर केस का अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस सारी चीजों को देख के वो फिर इस चीज को अलाउ करें। इसमें काफी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी साइट किया गया, जैसे कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन, while considering the aspects of permanent alimony laid down guidelines principle, the relevant portion of the judgment read as follows। तो इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें काफी गाइडलाइंस को बनाया गया कि आप इसको देखते हुए सेक्शन 25 के अंदर में परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस को ग्रांट करें। दिस कोर्ट इन रजनीश वर्सेस नेहा provided a comprehensive criterion and a list of factors to be looked into while deciding the, मतलब लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बने हुए हैं while आप जब आप डिसाइड कर रहे हो क्वेश्चन ऑफ परमानेंट एलिमनी। This judgment lays down an elaborate and comprehensive framework necessary for deciding the amount of maintenance in all matrimonial proceeding with specific emphasis on permanent alimony। इसी तरह किरण जोत मैनी वर्सेस अनीस प्रमोद पटेल में कहा गया कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रांटिंग permanent alimony is to ensure that the dependent spouse is not left without any support and means after the dissolution of the marriage। जो इसका मेन मोटिव है सेक्शन 25 का, जो परमानेंट एलुमनी की बात करता है, उसमें डायरेक्टली ये कहा गया है कि जो स्पोज है, जो डिपेंडेंट स्पोज है, वो इज नॉट लेफ्ट विदाउट एनी सपोर्ट, वो बिना सपोर्ट के ना रहे, एंड मीन्स आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द मैरिज, और रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद भी। इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिपेंडेंट स्पोज एंड डज नॉट प्रोवाइड फॉर पेनलाइजिंग द अदर spouse in the process। The court in these two judgment laid down the following factors are to be looked into। तो ये दोनों जजमेंट को देखते हुए जो एपेक्स कोर्ट है उसने कुछ गाइडलाइंस बनाया है, उसको देखते हैं कौन कौन से गाइडलाइंस है, किसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहला जो गाइडलाइंस है वो स्टेटस ऑफ द पार्टीज, स्टेटस ऑफ द पार्टीज सोशल एंड फाइनेंशियल, इसका आप ध्यान रखें सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस ग्रांट करते समय। रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, parties individual qualification and employment status, independent income or asset owned by the applicant, standard of life enjoyed by the wife in the matrimonial home, any employment sacrifices made for the family responsibility, reasonable litigation cost for non-working wife, financial capacity of the husband, his income, maintenance obligation and liabilities। These are only guidelines and not our stated jacket rubric
rubric these among such other similar factor became relevant, मतलब ये इतने फैक्टर तो हैं ही, और सिमिलर इसके सिमिलर भी अगर कोई फैक्टर्स निकल के आते हैं तो वो भी हो सकता है, बट इसमें ये एक फैक्टर्स है कि इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 25 में कहा गया। तो हम अब बात करते हैं कि जो हमारे केस में जो हाई कोर्ट में जो केस गया था, जिसमें वाइफ ने परमानेंट एलिमनी मांगा था जबकि वो एक इंडियन रेलवे में ग्रुप ए ऑफिसर थी। उस केस में क्या कहा गया कोर्ट के द्वारा, उसको हम देखते हैं। The provision under Section 25 is fundamentally equitable in nature and aims to secure financial justice between a spouse, ensuring that a party lacking independent means of substances is not left destitute following the dissolution of marriage. However, the grant of such relief is not automatic. It is contingent upon proof of genuine financial necessity and equitable consideration. तो ये ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने सेक्शन 25 लगाया है तो आपको मिल ही जाएगा। ये एक प्रूफ ऑफ जेन्युइन फाइनेंशियल नेसेसिटी, उसको देखा जाएगा फैक्ट्स को कि फाइनेंशियल नेसेसिटी है कि या नहीं है, इक्विटेबल कंसिडरेशन करने के लिए। In the present case, the appellant is an officer of the IRTS, a highly esteemed branch of the Indian Civil Service, whereas the respondent is a practicing lawyer. It is an undisputed fact that the appellant, being Group A officer, hold a senior and responsible position in the Government of India and receive a regular and substantial salary along with numerous allowances and service benefit commensurate with her post. The material on record does not disclose any evidence of financial hardship, dependency, or extraordinary circumstances that would render her incapable of maintaining herself with dignity. तो ये कहीं भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में पढ़ाया नहीं गया कि वो फाइनेंशियल हार्डशिप है, किसी पर डिपेंड हो, या कोई अदर सर्कमस्टांसेज है जो कि उसको निर्भर होना पड़ रहा है मेंटेनेंस के लिए, या उसके डिग्निटी पे हमला है। There is also no pleading or proof of any financial liability, medical condition, or familiar obligation that would necessitate monetary support from the respondent. Additionally, there is no evidence to suggest a substantial difference between the income of the parties. ये कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा। देन आफ्टर जुडिशियल डिस्क्रिशन अंडर सेक्शन 25, तो सेक्शन 25 जो डायरेक्टली डिस्क्रिशन बेस्ड है, ये जुडिशियल डिस्क्रिशन अंडर सेक्शन 25 कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू अवॉर्ड एलिमनी वेयर द एप्लीकेंट इज फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट, एंड सच डिस्क्रिशन मस्ट बी एक्सरसाइज properly and judicially based on the record, the relative financial capacity of the parties, and the absence of any material demonstrating economic vulnerability on the part of the applicant. A careful examination of the record further reveals that the parties cohabited as husband and wife only for a brief and transitory period, and the marriage did not evolve into a stable or enduring union characterized by emotional, social, or financial interdependence. The absence of any child from the bedlock further eliminates a continuing financial responsibility that might otherwise justify an award of alimony और मेंटेनेंस। तो हर केस का अलग फैक्ट्स होता है। इस केस में फैक्ट्स ये था कि इनका जो टाइम पीरियड था रहने का साथ में वो काफ़ी कम था, 1 साल का था मैक्स टू में। कोई भी चाइल्ड इनके बेडलॉक से नहीं हुआ था, कोई भी चाइल्ड इनका नहीं हुआ। तो इस केस का ये फैक्ट्स था। देन आफ्टर कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल दैट परमानेंट एलिमनी इज इंटेंडेड एज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस एंड नॉट एज अ टूल ऑफ इंक्रीपमेंट और इक्वलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ टू कैपेबल इंडिविजुअल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बात कही गई इसमें कि जो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि परमानेंट एलिमनी जो है एक जो दिया जाता है वो एक्चुअली मेजर ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में देख के दिया जाता है। ये कोई टूल नहीं है इंक्रीमेंट ऑफ इक्वलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटस, कि इक्वलाइज किया जाए फाइनेंशियल स्टेटस को दो इंडिविजुअल के बीच में। द लॉ रिक्वायर्स दैट द एप्लीकेंट डिमॉन्स्ट्रेट अ जेन्यून नीड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसलिए दिया जाता है कि उसको ज़रूरत हो, एप्लीकेंट को ज़रूरत होना, जेन्यून ज़रूरत होना चाहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग। इन द प्रेजेंट केस द एप्लीएंट, और इस प्रेजेंट केस में कहा गया कि एप्लीएंट जो है, जो वाइफ है यहाँ पे, पोजीशन एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, हर स्टेडी एंड सब्सटेंशियल इनकम एंड द एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंट कलेक्टिवली एस्टेब्लिश दैट सी इज फुल्ली कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग हिमसेल्फ। तो जो वाइफ है वो फुल्ली कैपेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। No evidence of financial incapacity, duress, or other compelling circumstances has been presented to justify judicial intervention. In light of foregoing analysis, we find ourselves in complete agreement with the reasoning adopted by the learned family court. The short duration of cohabitation, the absence of children, the applicant's substantial and independent income, and the lack of credible evidence of financial necessity cumulatively negate any claim for permanent alimony. Accordingly, we find no justifiable ground to interfere with the find of learned family court and the
प्रेयर फॉर परमानेंट एलिमनी इज देयरफॉर रिजेक्टेड। तो ये कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा, ये नंबर है इनका, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको जाके आप पढ़ भी सकते हैं केस को, साइटेशन को, आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके। तो इसमें डायरेक्टली ये कहा गया कि देखिए फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस हर केस का अलग होता है, लेकिन अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है, अगर आप जो वाइफ है या हस्बैंड भी है, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है, फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपना जो इनकम है वो मेंटेन कर रही है, तो बहुत सारे केसेस में अब जो लैंडमार्क जजमेंट आ रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें जो है वो परमानेंट एलिमनी को है वो देख के डिसाइड किया जा रहा है। बहुत केसेस में नहीं भी दिया जा रहा है अगर सेल्फ सफिशिएंट है तो ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसको एक बार जरूर आप जाके पढ़े, इसको देखें। और ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि डिसाइड करते हैं सेक्शन 25 का, जो परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस दिया जाता है उसके रिगार्डिंग। और ये दोनों केस लो है। थैंक यू।